हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेन एकेडमी कुराडी। एक्सलेन एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एचएससी 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये लेक्चर नंबर 12 है। और ये लेक्चर नंबर 12 में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बहुत सारे टॉपिक में यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, शेप ऑफ मेनिस्कस एंड शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है। वो लिक्विड अगर किसी कंटेनर में है तो उस लिक्विड सरफेस का शेप कैसा होता है, मेनिस्कस का शेप कैसा होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। फिर बबल और जो ड्रॉप होता है तो वो स्पेरिकल शेप बनाते हैं। तो स्पेरिकल शेप क्यों बनाते हैं, तो उनके मतलब लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर कुछ अलग होता है, उसके बाहर कुछ प्रेशर अलग होता है। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक्सेस ऑफ प्रेशर, तो उस एक्सेस ऑफ प्रेशर का भी हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर का जो क्वेश्चन है ना, इसी को लैप्लासिस लॉ भी बोलते हैं। लैप्लासिस लॉ भी बोलते हैं उस एक्सेस ऑफ प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है उसको। तो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में। तो ये सब चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंत तक आपको बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, एक एक चीजें अच्छे से आपको समझ में आए, इसलिए वीडियो को अंत तक आपको देखना है, ठीक है। और ये नोट्स के फॉर्म में इजी लैंग्वेज में आपको पूरी चीजें समझाई जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स के कंसेप्ट और डेरिवेशन आपके लिए हो जाएंगे आसान। जस्ट बने रहना है हमारे साथ और हमारे चैनल एक्सलेन एकेडमी कुराडी को लाइक्स करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किए, एक लिक्विड बोले तो वाटर किसी कंटेनर के अंदर रख दिए, ठीक है। कंटेनर के अंदर जब रखने के बाद में अगर उसमें पर ट्यूब अगर डालते हैं तो उस ट्यूब के अंदर वाटर राइज होता है और इस तरह से शेप बनाता है, ठीक है, कॉन्केव टाइप का शेप बनाता है। और अगर उस कंटेनर के अंदर, उस ग्लास के अंदर अगर हम दूसरा लिक्विड डालते हैं मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी उस ट्यूब के अंदर वो फॉल होता है और इस तरह कॉन्वेक्स टाइप का शेप बनाता है। तो ऐसा शेप क्यों बनाता है ये, इसमें कॉन्केव शेप क्यों बना रहा है, इसमें कॉन्वेक्स शेप क्यों बना रहा है, या वाटर राइज क्यों हो रहा है, या वाटर मतलब फॉल क्यों हो रहा है, डाउन में क्यों जा रहा है। अगर किसी ग्लास सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आप वाटर का ड्रॉप अगर रखते हो तो इस तरह का शेप बनाता है। और अगर मर्क्यूरी को उस ग्लास के ऊपर, प्लेन ग्लास सरफेस के ऊपर रखते हो तो वो स्पेरिकल शेप बनाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में जो डिस्कस है इसके आगे वाले टॉपिक में करेंगे। अभी फिलहाल हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन करना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि अगर इस लिक्विड के जो फ्री सरफेस है और ये जो ग्लास की जो ट्यूब दिख रही है, इसको, इसके फ्री सरफेस को, ये जो वाटर का सरफेस जो दिख रहा है, ये इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस ग्लास के सरफेस को क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो ये इनसाइड द लिक्विड हम एक एंगल मेजर करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। देखो यहाँ पे भी ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सॉलिड सरफेस को टेंजेंट, और ये इनसाइड द लिक्विड हमने क्या किए, एंगल मेजर किए। तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखो इस सरफेस को हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, इनसाइड द लिक्विड एंगल गिने, तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। सेम यहाँ पे भी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो थीटा बिटवीन ये लिक्विड और ये जो सॉलिड सरफेस है, देखो ये सॉलिड सरफेस हो गया और ये लिक्विड हो गया। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस और ये लिक्विड के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो एंगल है किसके बीच का, तो टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट्स देखो, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, और सरफेस ऑफ सॉलिड को भी मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया।
तो इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मेजर्ड विद इन द लिक्विड, देखो लिक्विड के अंदर मेजर करेंगे, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो एक एंगल है किसके बीच का, तो टेंजेंट्स के बीच का, जो ड्रॉन किए है किसको, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को एंड सरफेस ऑफ सॉलिड एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को टेंजेंट ड्रॉ किए है, और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस सॉलिड सरफेस को हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और वो एंगल इन दोनों के बीच का मेजर्ड विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर मेजर करेंगे, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ओके, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि एंगल ऑफ कांटेक्ट बोले तो थीटा बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच का, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो एंगल है किसके बीच का, तो टेंजेंट्स के बीच का, ठीक है, टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, और वो टेंजेंट किसको ड्रॉ किए हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को एंड सरफेस ऑफ सॉलिड को, कहां पे, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और कहां मेजर करते हैं, विद इन अ लिक्विड। तो अपने आप से सवाल करना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच का, तो लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच का, उसको किस तरह से डिफाइन किया गया, तो उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो एंगल है किसके बीच का, तो टेंजेंट्स के बीच का। वो टेंजेंट किसको ड्रॉ की गई है, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को और सरफेस ऑफ सॉलिड को, कहां पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और मेजर कहां करते हैं, विद इन द लिक्विड, ठीक है, ओके। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा, देखो ये एक्यूट एंगल है, तो इट फॉर्म कॉन्केव मेनिस्कस, देखो ये पे कॉन्केव मेनिस्कस बना है जो फिगर ए में दिख रहा है, मतलब उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनेगा वो कैसा रहेगा, एक्यूट रहेगा, और वो जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉन्केव रहेगा। तो मेनिस्कस जो रहेगी वो कैसी रहेगी, कॉन्केव रहेगी। और एंगल ऑफ कांटेक्ट जब ऑब्टूस रहेगा, देखो ये ऑब्टूस एंगल ऑफ कांटेक्ट थोड़ा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा रहा तो उसको ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। तो इट फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये कैसे मेनिस्कस बनाता है, कॉन्वेक्स। फॉर एग्जांपल ये फिगर बी में दिख रहा है, तो फॉर एग्जांपल वाटर ग्लास, ये जो वाटर और एक ग्लास, तो कॉन्केव मेनिस्कस फॉर्म करता है, और मर्क्यूरी और ग्लास कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों फॉर्म हो रहा है, यहाँ ऑब्टूस एंगल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बन रहा है, यहाँ एक्यूट एंगल की वजह से कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बन रहा है, तो इसके बारे में, इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्यों होता है, तो अधेसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी सरफेस के ऊपर अगर हम लिक्विड का ड्रॉप रखते हैं, वाटर का ड्रॉप रखते हैं, वाटर जनरली वो लिक्विड वाटर होगा तो वो इस तरह का शेप बनाता है, और मर्क्यूरी इस तरह से शेप बनाता है, ठीक है। ग्लास जो मतलब लिक्विड जो वाटर होता है, इस ग्लास सरफेस को कंप्लीटली वेट कर रहा है, मतलब ग्लास सरफेस को चिपक रहा है, ठीक है। वाटर का जो ड्रॉप है वो पूरी तरह से इसमें फैल रहा है, लेकिन मर्क्यूरी का जो ड्रॉप है वो फैल नहीं रहा है, वो मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अधेसिव फोर्स, इसलिए ये मर्क्यूरी जो है ना इस ग्लास सरफेस को छोड़ रही है, लेकिन जो वाटर होता है इसके बीच का कोहेसिव फोर्स कम होता है, लेकिन अधेसिव फोर्स जो होता है वाटर और ग्लास के बीच का वो ज्यादा होता है, इसलिए ग्लास से चिपक रहा है, ठीक है, ग्लास को पकड़ रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे शेप ऑफ मेनिस्कस की। तो शेप ऑफ मेनिस्कस के ऊपर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो सरफेस होता है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऐसा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो आंसर में देखते हैं। तो टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस क्यों फॉर्म होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को सपोज करना पड़ेगा लिक्विड मॉलिक्यूल ए। सपोज क्या करना पड़ेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल ए सिचुएटेड इन अ लिक्विड सरफेस विच इज कॉन्टेक्ट विद सॉलिड, जो फिगर ए में दिख रहा है। तो देख रहे हो फिगर ए दिख रही है आपको कि अपने ने एक लिक्विड मॉलिक्यूल ए कंसीडर किए जो सिचुएटेड है किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर सिचुएटेड है, जो कांटेक्ट कर रहा है इस सॉलिड के साथ में। ये अपना एक सॉलिड सरफेस हो गया, इस सॉलिड के साथ में लिक्विड कांटेक्ट कर रहा है, उसमें से एक लिक्विड में से एक लिक्विड मॉलिक्यूल ए है जो इस सरफेस के ऊपर है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर है और कांटेक्ट कर रहा है इस सॉलिड के साथ में, ठीक है, जो फिगर ए में दिख रहा है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज ड्रॉन, ये हमने इस मॉलिक्यूल ए का, ये लिक्विड मॉलिक्यूल ए का हमने एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या किए, ड्रॉन किए, विच शो
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज पार्टली इन सॉलिड, ये इसका कुछ पार्ट सॉलिड में है, कुछ पार्ट लिक्विड में है और कुछ पार्ट काय में, एयर में है। तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये पार्टली सॉलिड में है, पार्टली लिक्विड में और पार्टली एयर में है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो गए, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल ए। तो इस मॉलिक्यूल ए जो होगा ना, एक्टेड होगा बाय कितने फोर्स से, तो 4 फोर्स से। तो पहला फोर्स है नेट अधेसिव फोर्स, रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स, नेट अधेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड, ये सॉलिड और ये लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अधेसिव फोर्स होता है। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर अधेसिव फोर्स ये सॉलिड मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे, जिसको हम Fa का वेक्टर बोलेंगे। तो नेट अधेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड Ap, इस सॉलिड Ap के वजह से देखो Ap के तरफ, ठीक है, तो एज अ Fa का वेक्टर रहेगा, ठीक है। और नेट कोहेसिव फोर्स, इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, तो कोहेसिव फोर्स यानी सेम मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल और ये लिक्विड मॉलिक्यूल ए, इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, कोहेसिव फोर्स रहेगा, जो AC तक रहेगा। ये यहाँ पे क्यों नहीं होना, यहाँ पे C नहीं होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए, ठीक है। तो नेट कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर नेट कोहेसिव जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, AC मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल AC, तो AC के जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये, तो लिक्विड मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे कोहेसिव फोर्स, तो वो क्या रहेगा, एज अ FC का वेक्टर रहेगा। फिर नेट अधेसिव फोर्स एयर मॉलिक्यूल की वजह से भी आएगा, नेट अधेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ एयर। लेकिन एज अ नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, मतलब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो एयर के जो मॉलिक्यूल है, दिख रहे हैं एयर की मॉलिक्यूल यहाँ पे, वो बहुत स्मॉल है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स रहेगा बिटवीन एयर और लिक्विड के बीच का रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा, निगलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ जो फोर्स लगने वाला है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस मॉलिक्यूल के वेट की वजह से बैलेंस हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के वेट के इक्वल होगा, मॉलिक्यूल के वेट से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए ये भी इस्तेमाल होगा और ये भी क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर रहेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर रहेगा, इस लिक्विड मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर रहेगा वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, ओनली 2 फोर्स की वजह से। तो अधेसिव फोर्स बाय सॉलिड एंड कोहेसिव फोर्स बाय लिक्विड, इन दोनों की वजह से। अधेसिव फोर्स बाय एयर वो भी निगलेक्ट हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि हमने क्या क्या कंसिडर किए थे। एक मॉलिक्यूल ए कंसिडर किए थे जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर सिचुएटेड था, वो सॉलिड के साथ में क्या कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था, ठीक है। इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर इस मॉलिक्यूल ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इस मॉलिक्यूल ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है पार्टली सॉलिड में है, पार्टली लिक्विड में है और पार्टली क्या में, एयर में, ठीक है। इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो 4 फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, 4 फोर्सेस लग रहे हैं। तो अधेसिव फोर्स बाय सॉलिड, नेट अधेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय सॉलिड इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर, तो एज ए Fa का वेक्टर। नेट कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर एज ए FC का वेक्टर। नेट अधेसिव फोर्स बाय एयर मॉलिक्यूल, लेकिन नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, तो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल बहुत कम है, इसलिए अधेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल हमने निगलेक्ट कर दिए। और लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके वेट की इक्वल है, इस लिक्विड मॉलिक्यूल ए के वेट की इक्वल है, ये भी स्मॉल है, इसलिए इसको भी हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है किसके ऊपर डिपेंड है, अधेसिव फोर्स बाय सॉलिड एंड कोहेसिव फोर्स बाय लिक्विड, तो इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब बात करेंगे कॉन्केव मेनिस्कस, बोले तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है, कॉन्केव मेनिस्कस कैसे आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है, बोले तो वाटर जनरली, या केरोसिन भी ले सकते हो आप, ठीक है, केरोसिन हो सकता है। तो ये केरोसिन मान लो लिक्विड है, तो ये लिक्विड कैसा कर रहा है, पार्टली वेट कर रहा है, पूरी तरह से वेट नहीं कर रहा है, पार्टली गीला कर रहा है, ठीक है, इस सॉलिड को। तो जो लिक्विड पार्टली वेट करता है, मतलब पार्टली गीला करता है सॉलिड को, तो उसमें अधेसिव फोर्स जो होता है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल, ये लिक्विड मॉलिक्यूल ए और ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल ए, इसके बीच का जो अधेसिव फोर्स होता है वो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड, आपको ये बात याद रखनी है कि जो लिक्विड सॉलिड को पार्टली वेट करता है, तो उसमें जो अधेसिव फोर्स होता है, अधेसिव फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल,
ए, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। मतलब एफए का वेक्टर इस एफसी के वेक्टर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, एफए का वेक्टर एफसी के वेक्टर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो देयरफॉर इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, मतलब एफ ए का वेक्टर बड़ा है एफसी से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो सॉलिड में लाइज रहेगा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस बोले तो एफ आर का वेक्टर वो लाइज इनसाइड द सॉलिड, क्योंकि अधेसिव फोर्स रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स से बड़ा है, तो रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स बड़ा है, इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो कहाँ लाइज रहेगा, सॉलिड में लाइज होगा। और इसीलिए लिक्विड मॉलिक्यूल जो लिक्विड होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल होगे, वो क्रिप्स अपवर्ड सॉलिड सरफेस, इसीलिए सॉलिड सरफेस के ऊपर अपवर्ड में जाएंगे। ठीक है, एंड मेनिस्कस ऑफ लिक्विड बिकम कॉन्केव, और इसीलिए ये जो मेनिस्कस है लिक्विड की वो क्या बन जाएंगे, कॉन्केव बनेंगे, क्योंकि ये लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चढ़ेगी, मतलब सॉलिड सरफेस से अट्रैक्ट हो गए तो सॉलिड सरफेस को ऊपर की ओर जाएंगे, और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ जब टेंजेंट ड्रॉन करोगे और एंगल मेजर करोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, केरोसिन एंड ग्लास। तो आपको याद रखना है कि जो लिक्विड पार्टली वेट करता है उसमें अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड में लाइज होगा। इसीलिए लिक्विड मॉलिक्यूल क्या होंगे, अपवर्ड क्रिप्स होंगे, अपवर्ड मतलब क्रिप्स का मतलब चढ़ेंगे अपवर्ड सॉलिड सरफेस के ऊपर, और मेनिस्कस इस लिक्विड का मेनिस्कस क्या बन जाएगा, कॉन्केव बन जाएगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, एक्यूट होगा। इसका एग्जांपल क्या है, केरोसिन और ग्लास है। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड पार्टली वेट करता है, सॉरी जो लिक्विड वेट ही नहीं करता, वेल लिक्विड नॉट वेट अ सॉलिड, मतलब लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स रहेगा वो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, तो भाई कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बनेगा, ऑब्टूस एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनता है, जब हम ऐसा लिक्विड लेते हैं जो सॉलिड को वेट नहीं करता, मतलब सॉलिड को गीला नहीं करता, जैसे कि मर्क्यूरी किसी भी सरफेस को वेट नहीं करता, गीला नहीं करता, आपको भी पता है कि वेन लिक्विड नॉट वेट अ सॉलिड, तो ऐसा लिक्विड जस्ट लाइक मर्क्यूरी जो सॉलिड को गीला नहीं करता, तो इसमें रिजल्टेंट जो अधेसिव फोर्स होता है ना वो बहुत कम होता है। यहाँ पे रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, मतलब यहाँ कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और अधेसिव फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स कम है, इसीलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट वो कहाँ लाइज होगा, लिक्विड के अंदर लाइज होगा। और लिक्विड के अंदर लाइज होने की वजह से लिक्विड कहाँ क्रिप्स होगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाएगा। ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो ये यहाँ पे तो नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, एंड मेनिस्कस ऑफ लिक्विड बिकम कॉन्वेक्स, और लिक्विड का मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वहां पे एंगल जो मेजर करोगे इनसाइड द लिक्विड तो ऑब्टूस भरेगा, 90 से बढ़ा भरेगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मर्क्यूरी एंड ग्लास। ओके, अब बात करेंगे जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट की। तो जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट कब बनता है, जब ऐसा लिक्विड लेंगे जो कंप्लीटली वेट करेगा सॉलिड को। तो इसमें प्योर वाटर अगर ग्लास में रखते हो, ये प्योर वाटर और एक ग्लास होगा, एक ग्लास के अंदर हमने रखे हैं, तो ये प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर क्या करता है, कंप्लीटली वेट करता है सॉलिड को, इसलिए रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स रहेगा ना, ये जो रिजल्टेंट अधेसिव फोर्स रहेगा इस कोहेसिव फोर्स से बहुत बहुत बड़ा रहेगा, वेरी वेरी ग्रेटर रहेगा। रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल से बहुत बड़ा रहेगा, इसलिए कोहेसिव फोर्स निग्लिजिबल रहेगा। कोहेसिव फोर्स को हटाई दिए, देखो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स दिख ही नहीं रहा आपको, अधेसिव फोर्स से ज्यादा है, अधेसिव फोर्स। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो रहेगा दोनों का एफ आर का वेक्टर वो अधेसिव फोर्स के बराबर रहेगा, अधेसिव फोर्स को बराबर रहेगा, मतलब अधेसिव फोर्स में ही लाइज रहेगा, लाइज अलॉन्ग एफ ए का वेक्टर, तो जो फिगर में दिख रहा है आप लोगों को। इसलिए अब यहाँ पे मतलब ओनली अधेसिव फोर्स लाइज है, इसलिए क्या होगा, हेंस ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट वर्टिकली ऑन मॉलिक्यूल ए के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लिक्विड ओके, और लिक्विड सरफेस इन कांटेक्ट विद सॉलिड इज नॉर्मल। तो यहाँ पे लिक्विड सरफेस, इसलिए लिक्विड सरफेस जो रहेगा ना सॉलिड के साथ में नॉर्मल जैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूल ए के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो जो सरफेस रहेगा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, मतलब कोई एकदम प्लेन सरफेस रहेगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसी टेंजेंट बनेगी। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब टेंजेंट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड सरफेस में टेंजेंट एक ही बनेगी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका एग्जांपल है प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। तो आपको बस एग्जांपल के तौर पे अच्छे से याद रखना है कि जो लिक्विड पार्शियली मतलब पार्टली वेट करता है, कंप्लीटली वेट नहीं करता,
तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है, वहां अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। और जो लिक्विड कंप्लीटली वेट करता है तो वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, अधेसिव फोर्स कम होता है। और जो लिक्विड कंप्लीटली वेट करता है तो वहां पे अधेसिव फोर्स बहुत बहुत ज्यादा होता है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मॉलिक्यूल के ऊपर, और लिक्विड की सरफेस जो होती है नॉर्मल होती है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब बात करेंगे शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, मतलब लिक्विड ड्रॉप का शेप किसके ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्रॉप करते हैं प्लेन सॉलिड सरफेस, एक प्लेन सॉलिड सरफेस है, एक प्लेन सॉलिड सरफेस है, इस प्लेन सॉलिड सरफेस पे लिक्विड को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो लिक्विड विल आइदर स्प्रेड, एक तो इस तरह से स्प्रेड होगा, एक तो फैलेगा इस सरफेस के ऊपर ऑन द सरफेस, ऑल विल फॉर्म ड्रॉपलेट ऑन अ सरफेस, या सरफेस के ऊपर इस तरह से ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा। ठीक है, वो डिपेंड है किस टाइप के लिक्विड के ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है लिक्विड के ऊपर। अगर वाटर है तो स्प्रेड होगा, मर्क्यूरी है तो ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो दिस फिनोमिना विल ऑकर, ये जो फिनोमिना ऑकर हो रही है वो डिपेंड्स किसके ऊपर है, तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की किसके ऊपर डिपेंड है, सरफेस टेंशन के ऊपर एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। सरफेस टेंशन के ऊपर किसके ऊपर, एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, बिटवीन लिक्विड सॉलिड सरफेस, ये लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच का, तो लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में जो सरफेस टेंशन है उसके ऊपर डिपेंड है। साथ साथ सरफेस टेंशन किसके बीच का, लिक्विड और एयर के बीच का, और किसके बीच का, सॉलिड और एयर के बीच का। मतलब यहाँ पे 3 पेयर ऑफ सरफेस बन रहे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एयर, एयर सॉलिड। याद कर लो, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एयर, एयर सॉलिड, ऐसे 3 सरफेस बन रहे हैं। तो इनके बीच के सरफेस टेंशन के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है कि लिक्विड स्प्रेड होगा कि ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा, और सरफेस टेंशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे, और एंगल ऑफ कांटेक्ट खास करके तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा तो फैलेगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑप्टस होगा तो ऑप्टस के लिए ये इस तरह से ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा। ठीक है, और आपको इसलिए कि पिछले वाले वीडियो में भी आपको पता है अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, वो तो पता ही है। तो यहाँ पे अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का अधेसिव फोर्स मैक्सिमम होता है, और अधेसिव फोर्स मैक्सिमम होता है इसलिए ये लिक्विड इसमें चिपक रहा है, मतलब फैल रहा है इसमें, मतलब सॉलिड सरफेस के साथ में क्या हो रहा है, ये चिपक पा रहा है। ठीक है, अगर इस लिक्विड के बूंद को अगर आप अपने हाथों में अगर लेते हो तो ये पूरे का पूरा लिक्विड आपके हाथों पे नहीं आएगा, कुछ कुछ बूंदे इस सरफेस के ऊपर रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर ये मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट है तो मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, अधेसिव फोर्स बहुत कम होता है। तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये जो मर्क्यूरी का ड्रॉप है इस सरफेस के ऊपर फैलता नहीं, इसको आप इजीली अगर हैंड पे अगर इसको लाते हो तो ये पूरा का पूरा लिक्विड का जो ड्रॉप है, मर्क्यूरी का ड्रॉप है, पूरा का पूरा आ जाएगा, कुछ भी एक भी मतलब मॉलिक्यूल इस सॉलिड सरफेस के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके मतलब कोहेसिव फोर्स के ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन हमको जो एक्सप्लेन करना है कि ये जो लिक्विड स्प्रेड होगा कि ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा, इस तरह से स्फेरिकल ड्रॉप फॉर्म करेगा, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। तो हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला लाना है, तो किस तरह लाते हैं चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लेट थीटा बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, इस सॉलिड और इस लिक्विड पेयर के लिए ये थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, इस फ्री सरफेस को हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इनसाइड द लिक्विड मेजर करते हैं, दैट्स द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन, यहाँ पे कितने सरफेस है आपको मैंने जब भी बताया था कि सॉलिड लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड एयर की सरफेस है, और एयर सॉलिड की सरफेस है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सरफेस टेंशन होंगे। तो पहला जो T1 सरफेस टेंशन है, T1 ये दिख रहा है आपको, T1 सरफेस टेंशन, ये सॉलिड और लिक्विड सरफेस के बीच का है, या लिक्विड सॉलिड सरफेस बोल सकते हो, लिक्विड और कौन था, सॉलिड सरफेस के बीच का। तो T1 यानी सरफेस टेंशन है एट द लिक्विड सॉलिड सरफेस, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच का। उसके बाद में जो T2 सरफेस टेंशन दिख रहा है, T2 सरफेस टेंशन, ये T2 सरफेस टेंशन एयर और सॉलिड, ये एयर होगी और ये सॉलिड, ये T2 सरफेस टेंशन। और T3 जो सरफेस टेंशन है लास्ट, T3 सरफेस टेंशन ये क्या है, एयर और लिक्विड के बीच का सरफेस टेंशन है।
तो आपको जो ये लिक्विड ड्रॉप का फैलेगा कि ड्रॉपलेट ड्रॉप फॉर्म करेगा, हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन के बेसिस पे हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसलिए हमने थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट ले लिए गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए, थीटा सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए, ये सॉलिड और लिक्विड पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। T1 सरफेस टेंशन हो गया लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच का, T2 सरफेस टेंशन हो गया एयर और सॉलिड सरफेस के बीच का, और T3 जो सरफेस टेंशन हुआ वो किसके बीच का, एयर और लिक्विड के बीच का, एयर और लिक्विड के बीच का, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हमने ये जो T1 जो कंपोनेंट है सरफेस टेंशन का और T2 जो कंपोनेंट है ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और T3 जो सरफेस टेंशन है वो एंगल थीटा पे इंक्लाइनेड है। तो जो सरफेस टेंशन का कंपोनेंट मतलब जो सरफेस टेंशन एंगल थीटा पे इंक्लाइनेड है तो उसको हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। तो ये थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा याद रखना कॉस होता है, तो T3 कॉस थीटा और ये T3 साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप, इस ड्रॉप के इक्विलिब्रियम के लिए, तो इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब रहेगा, जब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों इक्वल रहेगा, मतलब T2 किसके बराबर रहेगा, T3 cos थीटा और प्लस T1 के बराबर रहेगा, तो T1 प्लस T3 cos थीटा की इक्वल क्या रहेगा, T2 रहेगा। तो ये होगी इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप की कंडीशन, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा निकालने के लिए T1 को उधर भगाना पड़ेगा, तो T2 माइनस T1 और T3 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब T2 माइनस T1 अपॉन में T3। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का एक्सप्रेशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब ये cos थीटा, मतलब यहाँ से अपन थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन से निकल जाएंगे। तो यही है फार्मूला, इसी फार्मूले से हम अभी कंडीशन अप्लाई करेंगे, और कंडीशन अप्लाई करके वो ड्रॉप स्प्रेड होगा कि ड्रॉप फॉर्म करेगा, मर्क्यूरी का स्पेरिकल ड्रॉप फॉर्म करेगा, ये हम इस कंडीशन से पता करेंगे, इस फार्मूले से पता करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आगे समझ में आ गया ना, हमने T1 और T2 को रिजोल्व नहीं किया क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, T3 एंगल थीटा पे इंक्लाइनेड था, इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, T3 cos थीटा, T3 sin थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए T2 T1 प्लस T3 cos थीटा की इक्वल रहेगा, यहाँ से हमने cos थीटा निकाल लिया, ओके, इतना समझ में आ गया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट फॉलोइंग केसेस, हमको फॉलोइंग केसेस मिलेगी। पहली केस क्या होगी, अगर T2 बड़ा है, अगर ये T2 क्या है, बड़ा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट फॉलोइंग केसेस, तो फॉलोइंग केसेस में पहली केस जो होगी, तो T2 बड़ा होगा T1 से, तो T2 बड़ा है T1 से, मतलब सॉलिड और एयर के बीच का सरफेस टेंशन सॉलिड और लिक्विड के बीच के सरफेस टेंशन से बड़ा है। देखो T2 अगर बड़ा है, तो T2 बड़ा है तो लिक्विड, सिंपल सी बात है, इधर फैलेगा। T2 बड़ा है, T2 बड़ा है किससे, T1 से, तो 100% इधर फैलेगा, ठीक है। तो ये तो स्पेरिकल से बनाएगा ही नहीं बिल्कुल। तो हाँ, देखते चेक करते हैं, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सच में एक उठाता है कि चेक करते हैं, तो देखिए देखते आगे। तो T2 बड़ा है T1 से, तो T2 माइनस T1, और एक कंडीशन है T2 माइनस T1, ये जो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है वो T3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, T2 माइनस T1 T3 से अगर छोटा है तो इसको, छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करते तो 0 पॉइंट के फॉर्म में आंसर आता है। तो cos थीटा जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, इसलिए एंगल 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो थीटा रहेगा वो एकूट रहेगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, एकूट रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, T2 बड़ा है T1 से, पहली कंडीशन है T2 बड़ा है T1 से, और इन दोनों का डिफरेंस जो है T3 से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर T3 से कम है और T2 बड़ा है, तो ये जो आएगा डिफरेंस वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन T3 से कम रहेगा। तो छोटी चीज को अगर बड़ी चीज से डिवाइड करते तो 0 पॉइंट के फॉर्म में आंसर आएगा, और 0 पॉइंट के फॉर्म में आंसर आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 1/2 हो सकती है, मतलब 0.5 हो सकती है, रूट 3/2 हो सकती है, मतलब 0.86 हो सकती है, मतलब 30, 40, 45 डिग्री, इस तरह से वो वैल्यू हो सकती है। मतलब थीटा की वैल्यू 90 के बीच में रहेगी, 90 और 90 से छोटी और 0 से बड़ी रहेगी, मतलब थीटा जो रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा, और एक्यूट एंगल रहेगा तो आपको पता है लिक्विड का ड्रॉप स्पेरिकल नहीं होता, वो थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है T2 छोटा है T1 से, तो T2 छोटा है T1 से, तो इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, और निगेटिव रहेगा लेकिन वो T3 से छोटा ही होना चाहिए, याद रखना है कंडीशन। फिर से रिपीट करो, हाँ, तो T2 छोटा है T1 से,
तो इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन T1 और T2 का जो डिफरेंस रहेगा, T1 और T2 का डिफरेंस जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो T1 और T2 का डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वो T3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, T3 से क्या होना चाहिए, छोटा। इसीलिए cos थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ cos थीटा पॉजिटिव नहीं निकलेगा, cos थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंस ही नेगेटिव है, इन दोनों का डिफरेंस ही नेगेटिव है। इसलिए cos थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और cos थीटा नेगेटिव रहेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वो ऑब्टूस रहेगा, ऑब्टूस रहेगा। 90 से बड़ा रहेगा, 90 से बड़ा रहा तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ऑब्टूस रहेगा जो फिगर बी में दिख रहा है। तो ऑब्टूस के लिए आपको पता है मर्क्यूरी उसका एग्जाम्पल है, मर्क्यूरी और ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेरिकल से बना पाएगा। और लास्ट कंडीशन है अगर T2 और T1, T2 माइनस T1 इन दोनों का डिफरेंस अगर इस T3 के बराबर है तो ये 1 हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और थीटा नियरली क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो cos 0 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, और इस समय जो लिक्विड जो रहेगा वो पूरी तरह से फैल जाएगा सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस बना लेगा। ठीक है, और चौथी कंडीशन ऐसी है कि इन दोनों का डिफरेंस T3 से बड़ा रहेगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं। इफ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 ये T3 से बड़ा रहेगा तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। या फिर T2 जो है T2 ये T1 प्लस T3 से बड़ा रहेगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ऐसी 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन को लिख लेना, ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, तो आगे का टॉपिक देख। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है, तो जो वैल्यू होती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डिपेंड्स ऑन अ फॉलोइंग फैक्टर। तो फॉलोइंग कुछ फैक्टर है, उन फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। तो सॉलिड के साथ में किस टाइप का लिक्विड, लिक्विड का नेचर और मतलब द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। तो सॉलिड और लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है कौन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगर केरोसिन ग्लास में रखते हो तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एकूट होता है। मर्क्यूरी रखते हो, मर्क्यूरी और ग्लास रखते हो तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्टस होता है। और प्योर वाटर लेते हो तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड किस टाइप का है, तो उन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, साथ साथ इंप्यूरिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर इंप्यूरिटी प्रेजेंट इन अ लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर वहां इंप्यूरिटी डालते हो तो वो लिक्विड है, उस लिक्विड में इंप्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन चेंज होता है और सरफेस टेंशन चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इंप्यूरिटी के ऊपर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड होता है। साथ साथ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, सरफेस टेंशन चेंज होता है और सरफेस टेंशन चेंज होने की वजह से उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन भी उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एक बात आपको याद रखना है कि फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस के लिए, मतलब गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस के लिए बोले तो अगर प्योर वाटर और ग्लास है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर, उस गिवन टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस गिवन टेम्परेचर के लिए उस गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तुम चाहे 1 लीटर प्योर वाटर लो, चाहे 2 लीटर प्योर वाटर लो या 3 लीटर प्योर वाटर लो, तो उस गिवन लिक्विड और सॉलिड सरफेस के लिए और उस गिवन टेम्परेचर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, क्लियर हो गया। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड के ऊपर डिपेंड है, इंप्यूरिटी के ऊपर डिपेंड है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन अ सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन के ऊपर इंप्यूरिटी का इफेक्ट क्या होता है और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज की। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज में 2 टाइप की इंप्यूरिटीज होती है, एक सोलुबल इंप्यूरिटी और एक होती है स्पैरिंगली सोलुबल, मतलब थोड़ी सी कम सोलुबल, और लास्ट होती है इनसोलुबल इंप्यूरिटी। तो अगर सोलुबल सब्सटेंस मतलब सोलुबल इंप्यूरिटी, व्हेन सोलुबल सब्सटेंस सच एज कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट अगर डिसॉल्व करते वाटर में, मतलब सोलुबल सब्सटेंस बोले तो कॉमन सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट जब डिसॉल्व करते वाटर में तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज होता है, वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है सोलुबल सब्सटेंस से सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे ही सोल्युबिलिटी कम होती है तो सरफेस टेंशन घटना चालू हो जाता है। तो व्हेन स्पैरिंगली सोल्यूबल मतलब कम सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज फेनॉल या डिटर्जेंट, फेनॉल या डिटर्जेंट या अल्कोहल
आप मिक्स करते हो वाटर के साथ में, तो वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है, और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से उसका एरिया बढ़ जाता है। आपने देखे होंगे फेनॉल या अल्कोहल पानी में डालते हो तो पानी जैसे वाटर में डालते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बाहर बबल आना चालू हो जाते हैं। आपने देखे होंगे एकदम बाहर फेंक देता है, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यह आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि सरफेस टेंशन घटने की वजह से एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया वो लिक्विड ज्यादा इंक्रीज मतलब कवर करता है। और आपको भी पता है सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है तो जो अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो एरिया मैक्सिमम कवर करेगी, एरिया मिनिमाइज नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जब आप लेस सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज फिनॉल या डिटर्जेंट मिक्स करते हो वाटर के साथ में तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल में देखो, डिटर्जेंट पाउडर अगर मिक्स करते हो वाटर के साथ में टू वॉश द क्लॉथ को वॉश करने के लिए, तो इसके वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा और वाटर मेक अ गुड कॉन्टैक्ट विद द फैब्रिक एंड एबल टू रिमूव टॉप स्टेन्स। तो इससे क्या होगा, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर को अगर पानी में मिक्स करते हो, वाटर में मिक्स करते हो क्लॉथ को वॉश करने के लिए, तो सरफेस टेंशन घट जाता है। सरफेस टेंशन घटने की वजह से क्या होता है, वो वाटर या फिर वो डिटर्जेंट वाला जो वाटर है वो ज्यादा एरिया कवर करता है। सरफेस टेंशन घटने की वजह से वो मैक्सिमम एरिया कवर कर पाता है फैब्रिक का, मतलब आपके फैब्रिक से ज्यादा कांटेक्ट कर पाता है, फैब्रिक के ज्यादा सरफेस में कांटेक्ट कर पाता है, जिससे टफ स्टेन्स या फिर टफ डर्ट रिमूव करने में क्या हो जाता है, पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। When insoluble impurity, मतलब insoluble impurity is added into water, तो वाटर में अगर insoluble impurity ऐड करती हो तो सरफेस टेंशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, सही बात है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब impurity ऐड करते हो तो कोहेसिव फोर्स लिक्विड का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, विच अफेक्ट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हेंस शेप ऑफ मेनिस्कस, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी अफेक्ट करता है, शेप ऑफ मेनिस्कस पे भी अफेक्ट करता है। तो अगर एग्जांपल में अगर आप चेक करना चाहते हो कि जैसे कि मर्क्यूरी, अगर मैं मर्क्यूरी गैदर डस्ट, अगर मर्क्यूरी में डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो पाएगा। तो सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो वो अपना एरिया मिनिमाइज नहीं कर पाएगी, एरिया मिनिमाइज नहीं कर पाएगी मतलब वो अपना स्फेरिकल ड्रॉपलेट नहीं फॉर्म कर पाएगी। ठीक है, मतलब कंप्लीटली इट डज नॉट फॉर्म स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स अनलेस डस्ट कंप्लीटली रिमूव्ड। जब तक आप डस्ट पार्टिकल कंप्लीटली रिमूव नहीं करोगे तब तक वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट फॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है। तो मर्क्यूरी स्फेरिकल शेप क्यों बनाती है, क्योंकि वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहती है। लेकिन मर्क्यूरी में अगर डस्ट पार्टिकल मतलब इंप्योरिटी अगर आप ऐड करते हो तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, सरफेस टेंशन घट जाता है इसलिए वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट नहीं फॉर्म कर पाएगी, वो फैलेगी। लेकिन अगर उसमें से आप डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हो तो स्फेरिकल शेप क्या कर पाएगी, फॉर्म कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इंप्योरिटी का इफेक्ट हमने सरफेस टेंशन के ऊपर देखे कि सोल्यूबल अगर सब्सटेंस है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, अगर लेस सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, सरफेस टेंशन घटता है। ठीक है, उसका बेनिफिट आपको क्लॉथ को वॉश करने में हेल्प होता है, और इंसोल्युबल इंप्योरिटी ऐड करते हो तो सरफेस टेंशन से क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि हॉट वाटर इज यूज्ड टू रिमूव टफ स्टेन ऑन अ फैब्रिक। आपने देखे होंगे कि अगर फैब्रिक बोले तो अपने क्लॉथ के ऊपर का अगर डर्ट या टफ स्टेन्स अगर आपको रिमूव करना है तो गर्म पानी से कपड़े धुलो बोलते हैं। ऐसा क्यों, मतलब हॉट वाटर इज यूज्ड टू रिमूव टफ स्टेन्स ऑन अ फैब्रिक बिकॉज क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन घटता है, सरफेस टेंशन घटता है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया वो वाटर कवर कर पाएगा और डर्ट को रिमूव कर पाएगा, टफ स्टेन्स को रिमूव कर पाएगा, उनको कमजोर कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन घटता है। तो टेम्परेचर एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन इज डिक्रीजेस। तो hot water is used to remove top stains on a fabric because it's lower the surface tension. So it means as the surface tension increases, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ मोल्टन कॉपर या फिर मोल्टन कैडमियम, बट मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम इस केस में थोड़ा उल्टा है। मतलब मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम में अगर
टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन बाकी अदर लिक्विड में सरफेस टेंशन घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। लेकिन मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम में सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो ये एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है करके। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। तो ऐसे टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, एक्सेस ऑफ प्रेशर। मैंने ऊपर में कवर किया था एक्सेस ऑफ प्रेशर, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक्सेस ऑफ प्रेशर वाला टॉपिक इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेस ऑफ प्रेशर वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है।